हेलो गाइज, वेलकम टू नर्सिंग वाईफाई यूट्यूब चैनल। और आप जैसे कि देख पा रहे हो कि हमारा इंस्टाग्राम का जो होलो मार्क है वो यहाँ पर लगा हुआ है, जिसके अंदर लगभग 28,000 फॉलोवर, अभी मैं बात करूँ लगभग 32,000 फॉलोवर हो चुके हैं। और इस प्रकार के मैंने काफ़ी पोस्ट डाली जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया, और आप लोगों ने एक मुझे सजेस्ट किया कि हमें ऐसे 15 मिनट के वीडियो बनाओ सर, जहाँ पर ऐसा लगे कि वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने वाले हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो उसी सिलसिले में मैं नॉर्सेट 10 के रिगार्डिंग जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल के अंदर, उसके लिए कुछ वीडियोज़ स्पेशल लेके आया हूँ, जिसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा कि क्या आपको करना है, पर मैं कुछ ऐसा कंटेंट दूंगा जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे 15 मिनट गुजार रहे हो तो 15 मिनट आपके ख़राब नहीं होंगे, ये प्रॉमिस मैं करके आपसे यहाँ पे वही वीडियो लेके आऊँगा जो डेफिनेटली एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है। तो उसी कड़ी में हम चलते हैं, ज़्यादा टाइम मैं आपको वेस्ट नहीं करूँगा। वेलकम टू नर्सिंग वाईफाई। आपका बहुत सपोर्ट मिला है मुझे, अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, और एक ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ शुरुआत करना ही पड़ेगा। तो मैं वीडियो बनाता था, काफ़ी कुछ क्लासेस है, रिकॉर्डेड वीडियो जैसे सब कुछ हम चलाते हैं, आप लोगों ने देखा हुआ है। बट साथ में ही एक स्टूडेंट फेवर में मुझे कुछ लगता है कि मुझे अब अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ पर लोगों को ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। तो उसी की कड़ी में हम एक 15 मिनट का वीडियो लेके आए। बातें बहुत कर ली है हमने, 15 मिनट का वादा किया है, तो 15 मिनट में ही आपको इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर कंप्लीटली इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते। कंटेंट पहले से लिखा हुआ है, अगर आपको इश्यूज़ होगा तो कमेंट करके बताया। कंटेंट साथ में भी लिख लेंगे, उसका कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं, क्योंकि हमने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस ले रखा है। बट मेरे को लगता है कि ज़्यादा बेटर है 15 मिनट के लिए जो हम डिलीवर करने वाले हैं उसमें। तो देखो, ओल्ड नोट्स और MCQ नोट्स की बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो टॉपिक है हमारे पास, अगर मैं टॉपिक की बात करूँ, EPS वर्सेस कैंडिडा एल्बिकेंस। ईपीएस क्या होता है? स्टीन पीरल सिंड्रोम। और बात करेंगे कैंडिडा एल्बिकेंस, जिसका एग्जाम में कम से कम 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा गया। नॉर्सेट 2022 के अंदर पूछा गया और उससे पहले भी पूछा गया। तो ईपीएस की बात कर लेते हैं कि ईपीएस होता क्या है। देखो, मैं पीडियाट्रिक पढ़ाता हूँ, तो पीडियाट्रिक्स के बारे में ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे, और भी सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। MSN हो गया, आपका OBG हो गया। बात करते हैं स्टीन पीरल सिंड्रोम। तो आपको हाईलाइट मार्कर से दिखाई दे रहा होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्टीन पीरल सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर स्टीन पीरल सिंड्रोम की बात कर रहे हैं कि स्टीन पीरल सिंड्रोम होता क्या है। तो स्टीन पीरल सिंड्रोम आर स्मॉल वाइट आर और येलो crust that appear in newborn mouth, typically on the roof of mouth and palate along with the gums। अगर इस लाइन के बारे में बात करूं, तो जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके अंदर नेचुरल कंडीशन में ही, ठीक है, नेचुरल उनके अंदर क्या होते हैं, जो बेबी का माउथ है उसके रूप मतलब हार्ड पैलेट, और बात करें गम्स, वहाँ पर क्या होते हैं, वाइट कलर के क्रस्ट पाए जाते हैं या येलो वाइट कलर के क्रस्ट पाए जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हम स्टीन पीरल सिंड्रोम बोलते हैं। बात करें कि स्टीन पीरल सिंड्रोम होता क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो दे फॉर्म ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट व्हेन एपिथेलियम ट्रैप्ड एज द पैलेट। जब एपिथेलियल डेवलपमेंट होता है, जब लाइनिंग डेवलप होती है, उसी टाइम पे जब हार्ड पैलेट बन रहा होता है, तो उस पर क्रस्ट लाइक एपिथेलियम क्या हो जाती है, ट्रैप्ड हो जाती है, वहाँ पर जम जाती है। उसे क्या बोलते हैं? स्टीन पीरल सिंड्रोम के रूप में देखा गया है। देखो, इसको अगर बात करें कि स्टीन पीरल सिंड्रोम कोई डिजीज है या नॉर्मल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, तो स्टीन पीरल सिंड्रोम को हम क्या बोलेंगे? इट इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट के जो फीटल डेवलपमेंट का पार्ट है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर दिखाई देगा, वो एक नॉर्मल पार्ट है, कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो कि स्टीन पीरल सिंड्रोम जो होता है एक नॉर्मल डेवलपमेंट पार्ट होता है, या बात करें एक नॉर्मल कंडीशन होती है। एग्जाम के अकॉर्डिंग नॉर्सेट में क्या बोल सकते हो आप कि स्टीन पीरल सिंड्रोम एक क्या होती है? नॉर्मल कंडीशन होती है। देखो, यहाँ पर और भी इसके बारे में लिखा, हार्मलेस, कि किसी प्रकार का कोई हार्म नहीं करता है। डू नॉट कॉज बेबी एनी पेन एंड डिस्कम्फर्ट। जो स्टीन पीरल सिंड्रोम होगा, वाइट क्रस्ट होंगे, येलो क्रस्ट होंगे, वो किसी प्रकार का यहाँ पर क्या नहीं करेंगे? डिस्कम्फर्ट नहीं करेंगे, बेबी को पेन नहीं होगा, कोई ब्लीडिंग नहीं होगा उनको रिमूव करने पे। तो डेट इज अ हार्मलेस होते हैं। वेरी कॉमन अकरिंग 85% ऑफ न्यूबॉर्न। जो लगभग जितने भी न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उसमें 85% बेबीज में क्या होता है? ऐसा देखने को मिलता है। देखो, यहाँ पर इमेज दिखाई दे रहा है कंप्लीटली। अगर मैं बात करूँ आपसे कि यहाँ पर आपको इमेज नज़र आ रहा होगा, जिसके अंदर आपको स्टीन पीरल सिंड्रोम दिखाया गया। अगर बात करें कि होता क्या, मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे, पहले बात करो। देखो, व्हाइट कलर के क्रस्ट दिखाई दे रहे हैं हार्ड पैलेट पे, आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इट्स अ व्हाइट कलर क्रस्ट इन द हार्ड पैलेट। इन्हीं को हमने क्या बोला? ईपीएस। इमेज भी आपके पास एग्जाम में आ सकता है। कहाँ पाया जाता है? हमने बात की थी हार्ड पैलेट और गम्स के ऊपर ज़्यादातर, या टंग्स के ऊपर देखने को मिलता है। मैनेजमेंट में क्या लिखा हुआ है? देखो, मैनेजमेंट की बात करें कि स्टीन पीरल सिंड्रोम के लिए मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट होता है या नहीं होता है। तो अगर मैं बात करूं ईपीएस की, तो डू नॉट रिक्वायर्ड, दे आर सेल्फ रिजॉल्विंग, डिसअपेयर विद इन द फ्यू वीक्स। जो स्टीन पीरल सिंड्रोम है उसमें किसी भी प्रकार के मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है।
कुछ दिनों में अपने आप बर्थ के 5 to 7 डेज बाद कर लेते हैं, अपने आप से क्या होता है ये यहाँ पर रिजोल्व हो जाता है या सबसाइड हो जाता है। अब इसका दूसरी कंडीशन जो हम डिस्कस करने वाले थे इसके अगेंस्ट में, इसके बदले में जो दूसरी कंडीशन हमारे पास थी वो थी ओरल थ्रश, या बात करूँ मैं कैंडिडा एल्बिकेंस, ओरल थ्रश या कैंडिडा एल्बिकेंस। अब देखो हम यहाँ पर बात दोनों की क्यों करें एग्जाम में, दोनों का क्योंकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर है, और जहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं उन क्वेश्चन को एम्स जरूर आपसे पूछता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ओरल थ्रश इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय एन ओवर ग्रोथ ऑफ ईस्ट कॉल्ड कैंडिडा एल्बिकेंस। जो ओरल थ्रश डिजीज है, कैंडिडा एल्बिकेंस डिजीज है, वो किसकी वजह से होता है? ईस्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है, और ईस्ट का मतलब फंगल इन्फेक्शन बोल सकते हैं, उसकी वजह से होता है। और यहाँ पर जो फंगल का नाम है वो क्या है? कैंडिडा एल्बिकेंस है। ठीक है। इट पास बिटवीन मदर टू बेबी ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीड। मोस्टली कब देखने को मिलता है? जब मदर क्या होती है? ब्रेस्ट फीड कराती है, तो मदर को अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है तो बेबी को ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर जो पेचेस दिखाई देंगे या जो पेचेस दिखाई देंगे, या बात करें जो माउथ के अंदर सोर या जो स्ट्रक्चर दिखाई देगी वो कैसे दिखाई देगी? तो व्हाइट पेचेस होते हैं, ये भी कैसे होते हैं? व्हाइट कलर के पेचेस होते हैं, क्रीमी व्हाइट, लाइक क्रीम की तरह, हल्का सा येलोविश क्रीमी व्हाइट, सेम एज इट इज द एपीएस की तरह होगा। बट मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? टंग पर, इनर चीक्स पर, गम्स पर और रूफ ऑफ माउथ, हार्ड पैलेट पे पाए जाते हैं। लुक लाइक द कोटेज चीज, जिस प्रकार से हार्ड चीज आता है वैसा, कि टंग पे कोई चीज जम गया हो वैसा नजर आएगा। तो देखो यहाँ पर क्लियर इमेज, वहां पर थोड़ा डिफरेंस था, वहां पर हार्ड पैलेट पे हमने क्या दिखाया था? ईपीएस दिखाया था। यहाँ पर आप क्लियरली देखो, ओरल थ्रस्ट जस्ट लाइक अ कोटेड चीज की तरह यहाँ पर क्या हो? टंग पर जमा हुआ है। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है, कोटेज चीज के रूप में दिखाई देगा। तो देखो हमने बात की यहाँ पर कि PYQ आपका नॉल सेट में पूछ सकता है प्रीवियस ईयर में, और इमेज बेस के रूप में देखने को मिल सकता है। तो आपको याद रखना है कि कैंडिडा एल्बिकेंस ओरल थ्रस एक ईस्ट इन्फेक्शन है, जबकि ईपीएस ईस्टिन पिरल सिंड्रोम का एक नॉर्मल फाइंडिंग। कोजेस की बात करें कि बेबी को किस किस वजह से देखने को मिलता है, तो अगर कोई न्यूबॉर्न इन्फेंट है, न्यूबॉर्न है, तो इम्यूनिटी लो होती है, उस वजह से हो सकता है। लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड थेरेपी पे कोई पर्सन है तो इजीली क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन वहाँ पर देखने को मिलता है। ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक कर रहा है तो उस वजह से भी इम्यूनिटी कम हो सकती है। और पुअर पर्सनल हाइजीन, की मदर से बेबी को जा रहा है, डेट मीन्स क्या है? पुअर पर्सनल हाइजीन वहाँ पर है, इस वजह से हो रहा है। बात करें आपका एम्स में, यहाँ पर देखो अगर मैं हाईलाइट करूँ इस चीज़ को, कि आपके एम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ओरल थ्रस्ट। ओरल थ्रस्ट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? तो ओरल थ्रस्ट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है? निस्टेटिन होती है। निस्टेटिन होती है जो कि एंटी फंगल सस्पेंशन है। क्या है आपका? एंटी फंगल ओरल सस्पेंशन है निस्टेटिन। ठीक है, जिसको लगभग 4 to 6 टाइम्स क्या होता है? ओरल म्यूकोसा के अंदर क्या राउंडेड लगाया जाता है। नेक्स्ट बात है अदर क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो जितने भी इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट्स होते हैं, जैसे लाइक हम बात करें एलएलएल, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया हो गया, आपका WBC काउंट कम है, तो उस केस में उन पेशेंट को भी क्या करते हैं? ओरल केयर देते हैं। ओरल केयर में क्या देते हैं? क्लोरहेक्सिडिन माउथ पेंट। क्या यूज किया जाता है भाई? अगर मैं बात करूँ क्लोरहेक्सिडिन माउथ पेंट कब यूज करेंगे? लगभग 4 टाइम इन अ डे, ताकि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन, ओरल इन्फेक्शन वहां पर ना हो। इसके अलावा फ्लूकोनाजोल दे सकते हो, ओरल टेबलेट के रूप में फ्लूकोनाजोल दे सकते हो। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द ईपीएस एंड ओरल थ्रस्ट, के ओरल थ्रस्ट और ईपीएस के अंदर डिफरेंस क्या होता है, जो एग्जाम में पूछा भी गया। स्लाइड थोड़ा छोटा किया मैंने, देखिएगा। फीचर्स की मैं बात करूँ, पहले कलर, कि पेचेस का कलर कैसा? दोनों वाइट होते हैं, वाइट कलर के पेचेस होते हैं। पर बात करूँ ईपीएस के जो पेचेस है, वाइट कोटिंग होती है, जबकि यहाँ पर वाइट ओरल थ्रस्ट के भी वाइट चीज कोट, थोड़ा सा हार्ड रहेगा। ओरल थ्रस्ट का जो पेचेस बनेगा वो थोड़ा हार्ड चीज की तरह, थोड़ा मोटा बनेगा, इतना डिफरेंस। लोकेशन की बात करूँ, ओरल थ्रस्ट मोस्टली टंग एंड चिक्स पे देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टंग एंड चिक्स पे देखने को मिलेगा, जबकि हार्ड पैलेट ईपीएस कहाँ मिल रहा था हमें? हार्ड पैलेट या गम्स पे देखने को मिल रहा था। बात करें, एक टेस्ट करते हैं इसके लिए, ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ओरल थ्रस्ट कंडीशन है या ईपीएस ईस्टिन पिरल सिंड्रोम है। इसके लिए टेस्ट किया जाता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं? एक नॉर्मल स्लाइन जो गोज पीस आता है आपके, जो फ्लूइड है, नॉर्मल स्लाइन जो फ्लूइड है NaCl, उसको लेंगे गोज के अंदर, और गोज को लेने के बाद क्या करेंगे? उन वाइट पेचेस को रिमूव करने का काम करेंगे। क्या करेंगे भाई? उन वाइट पेचेस को रिमूव करने का काम करेंगे। अगर वाइट पेचेस को रिमूव करते वक्त क्या हो रहा है? बेबी को वेरी पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और वाइट पेचेस से रिमूव करने के बाद वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है। ठीक है, वहाँ से क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रहा है। डेट मीन्स कंडीशन क्या है? ओरल थ्रस्ट। यह क्या है? एक प्रकार का
इन्फेक्शन है, कौन सा ईस्ट इन्फेक्शन, कैंडिडा एल्बिकेंस से होने वाला, जिसे क्या बोलेंगे ओरल थ्रस्ट। तो अगर एनएस गोज पीस से जब क्या किया जाता है, उन पेचेस को रिमूव किया जाता है, ट्राई करते हैं निकालने का, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन होता है। साथ ही साथ बात करूँ मैं, साथ ही साथ क्या होगा दूसरी कंडीशन कि वहाँ पर ब्लीडिंग होगी। तो डेट मीन्स द केस क्या हो जाएगा आपके पास, ओरल थ्रस्ट हो जाएगा। अदर देन इसके अलावा अगर क्या मिलता है कि नो पेन, कोई पेन नहीं हो रहा है, ठीक है, देयर इज नो पेन, कोई पेन नहीं हो रहा है। बात करें नो ब्लीडिंग, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, इजीली वाइप, इजीली क्या हो रहा है, वाइप हो रहे हैं, निकल पा रहे हैं, तो वो केस क्या होगा, स्टिन-पीरल सिंड्रोम। अब नॉर्सेट में एग्जाम में क्या पूछा गया, देखो क्या क्वेश्चन क्या था कि किसी बच्चे को अगर क्या हो, वेरी पेनफुल है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर मैनेजमेंट के अंदर हमें एंटी फंगल मेडिकेशन देना पड़ेगा। इसमें हम क्या देंगे, निस्टेटिन। क्या देंगे भाई, उसमें हम देंगे निस्टेटिन। समझ में आ रहा है, नॉर्सेट में क्या पूछेगा कि अगर किसी पर्सन को हम वेरी पेनफुल एंड ब्लीडिंग हो रहा है तो उस केस में क्या ड्रग देंगे, ओरल थ्रस्ट केस हो जाएगा, और क्या देंगे वहाँ पर, निस्टेटिन देंगे। दूसरा पूछा जाएगा ईपीएस के लिए क्या कोई मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो आप बोलोगे यहाँ पर कि ईपीएस के लिए किसी प्रकार का मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता है, नो रिक्वायरमेंट एंड एनी काइंड ऑफ द मैनेजमेंट। ओनली क्या करेंगे, सबसाइड हो जाएंगे विद इन 6 to 7 डेज। 6 to 7 डेज वेट करेंगे और इसके अंदर क्या हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। इसी प्रकार के वीडियोस जो भी आपको लगे कि सर इस टॉपिक में, वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, फिर भी आपको जो लगे कि सर ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनके बारे में हम इस प्रकार से डिस्कस करें, ताकि हमारा जो 1-2 नंबर है जो नॉर्सेट में रह जाता है किसी वजह से नहीं कर पाते, वो यहाँ पर आपका क्लियर होता रहे। तो बड़ा अच्छा लगा बड़े दिनों बाद क्लास लेके, और ट्राई करेंगे इस जर्नी को हम 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे और लॉन्ग लास्टिंग लेके जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन भी लेके आएंगे जो कि केवल एग्जाम में पूछे जाएंगे। मतलब मेरा उद्देश्य यहाँ पर यूट्यूब क्लास लेने का मेनली ये रहेगा, अगर मैं बात करना चाहूँ आप लोगों से, तो हम केवल बात करेंगे ओनली फॉर एग्जाम ओरिएंटेड थिंग्स या क्वेश्चंस। मैं अदर देन इसके अलावा नहीं जाऊँगा, कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करूँगा, लॉन्ग लास्टिंग चीज़ों पे नहीं जाऊँगा, कि बस हम किस प्रकार से शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं उनको ग्रेप करें या रट लें, जो भी आप बोलना चाहो उसको, और एग्जाम में ऑप्शन जो आ रहे हैं उनको किस प्रकार से सिलेक्ट करें और कैसे आंसर दिया जाता है। तो मोस्टली हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो बस इतना ही आपके लिए आज के लिए रहेगा, और थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और अभी तो मैंने ये रिकॉर्डेड वीडियो बनाया है, और मैं ट्राई करूँगा कि हम लाइव टाइम फिक्स करें, उस टाइम पे हम क्लास देख के आएँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है सफ़र, और ट्राई करेंगे कि हम इसमें सक्सेस करें। हर चीज़ में सक्सेस नहीं मिलती, बट यहाँ पर हम ट्राई करेंगे, आप लोगों का सब बना रहा तो डेफिनेटली विल ग्रो, एंड काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कर पाएंगे। और साथ रहना रहेगा इस प्रकार से। आप मुझे व्हाट्सएप सर्विस पे या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज भी कर सकते हो, जो भी आपको डिफिकल्टीज है। इफ़ एनी वन नॉट बाइंग एनी कोर्स या उसमें डिफिकल्टीज हो रही पढ़ने में, भी आप करते हो, आपको सब चीज़ यहाँ पर अवेलेबल करने का ट्राई करेंगे। तो इसी प्रकार थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का साथ बना रहे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ टुमारो। थैंक यू सो मच।